बलरामपुर गांव में किशन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ सीमा, हो अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो समय ही नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर किशन मजदूरी पर चला जाता है। सीमा भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी की बाल्टी लेकर गांव के कुएं के पास चली जाती है। दरअसल पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसके पास बहुत सी महिलाएं खड़ी हुई थीं। अरे तुझे पता नहीं हम बड़े घर की महिलाएं हैं, और तूने अपनी बाल्टी भी बीच में रख दी। पहले हम पानी भरेंगे, उसके बाद तुम, ठीक है ना? सीमा उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो बड़े घर की महिलाएं थीं और बेचारी सीमा चुपचाप खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद सभी महिलाएं पानी भरकर चली जाती हैं। उसके बाद सीमा भी बाल्टी में पानी भरकर घर के लिए चली जाती है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। ये बड़े घर के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अरे सीमा, तुम क्यों उनके मुंह लगते हो? तुम्हें तो माया भाभी की आदत पता ही है। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। क्यों परेशान होती हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? बताओ। गांव का जमींदार एक व्यक्ति से बातें कर रहा था। अरे भाई अजय, मुझे मेरे खेत में कुछ काम करवाना है। अगर कोई मजदूर हो तो बताना। जमींदार जी, अगर आप कोई मजदूर ढूंढ रहे हो तो अपना किशन है ना, जमींदार जी, वो बहुत ईमानदारी से काम करता है। हाँ सही कहा तुमने, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने ध्यान दिलवा दिया। उसके काम में कभी कोई शिकायत नहीं मिलती है, बहुत अच्छे से करता है। लेकिन जमींदार जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना ज्यादा अच्छा और ईमानदार होने के बावजूद भी वो इतना गरीब क्यों है? अरे ये तो नियति का खेल है, वो तो भगवान ही जाने। किशन ऐसे ही हर रोज मजदूरी के लिए जाता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। अरे आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतनी तेज आंधी तूफान भी आ रहा। मुझे तो डर है हमारे घर की कहीं छत न उड़ जाए। किशन और सीमा दोनों खाना खाने के लिए बैठे ही थे, लेकिन तभी अचानक उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। हाँ ये तो सही कहा तुमने। एक काम क्यों नहीं करते? आप जाकर अपने दोस्त मनोज से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर कितना बड़ा है। अगर हमारा थोड़ा सामान रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हाँ वो तो है, लेकिन वो मनोज भैया दिल के बहुत साफ है। एक बार पूछने में क्या जाता है। सीमा के कहने पर किशन मनोज के यहाँ जाता है। उधर दूसरी ओर मनोज। कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा मौसम है। आज का बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ सही कहा तुमने, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी नौकरानी से बोलकर पकोड़े बनवाती हूँ। और अंदर चली जाती है। ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े। मनोज और माया दोनों बैठकर पकोड़े खा रहे थे। अरे ये आपका मित्र इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं माया, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका घर गांव का सबसे धनी घर में से एक हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे अरे, ये तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इस भिखारी को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। अरे ऐसा मत कहो, मैं जाकर देखता हूँ। अरे किशन, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या?
बरसात एक मुसीबत ही तो है, हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान अपने घर पर रख सकते हो? अगर सामान हमारे घर पर रहा तो सारा गीला हो जाएगा। तभी पीछे से माया आ जाती है। अरे बाजी बा, हमारे घर को क्या कोई धर्मशाला समझ कर रखा है कि कोई भी भिखारी आएगा और हम उसका सामान अपने घर में रख लेंगे? माया, तुम कैसी बातें कर रही हो किशन से? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। किशन उदास होकर सीधे अपने घर पर चला जाता है। क्या हुआ, क्या कहा मनोज भैया ने? मनोज तो मेरी सहायता करना चाहता था, लेकिन माया भाभी, तुम उनकी आदत तो जानती ही हो ना। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। हमारे जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर किशन और सीमा ऐसा ही करते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा, बहुत दिन हो गए, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा, नहीं तो घर के सारे काम रुक जाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश में? हाँ सीमा, हम मजदूर के लिए सर्दी, गर्मी, ठंड, बरसात सब एक समान ही होती है। किशन काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरे भैया, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? अरे नहीं नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा, अभी कोई काम नहीं है, जब होगा तब मैं बता दूंगा। किशन गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था, तभी उसकी नज़र गांव की चौक पर पड़ती है। अरे भैया, ये चौक मैदान में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आनंद मेला लगाने वाले हैं और बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे भाई। तो भाई, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वैसे भी हमें इस मेले की तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी मेरे यहाँ काम कर सकते हो। किशन खुश होकर उनकी सहायता करवाता है। क्या हुआ, कोई काम मिला? हाँ सीमा, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहाँ बहुत बड़े बड़े शहर से लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूर की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहाँ काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आसपास के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की जरूरत थी। मैं भी वहाँ कल से काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय किशन कुछ सोच में डूब जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन सोच रहा था, कैसे मैं पिताजी के साथ जाकर हमारी फैक्ट्री में मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है। जरूर ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप अपना मन छोटा मत कीजिए, वैसे भी आपका क्या दोष है जी। मैं सोच रही थी क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाए, दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी अच्छा होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। अरे ऐसा क्यों कहते हो, याद करो जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब उस मेले में हमने भी काम करवाया था। मुझे आज भी याद है, पिताजी ने हम दोनों को कपड़े बनाना सिखाया था। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अरे लेकिन अभी मेरे लगने में भी तो समय है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सके। अगले दिन किशन फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है और सीमा भी आसपास के घरों में जाकर काम करती है। देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 1000 तामा लिए हैं। हाँ, ये लो, मैंने इतने दिन से जो भी पैसे जमा किए थे, ये कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम
हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। अब बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाई हूँ। अरे ये तो पिताजी की मशीन है ना? हाँ सही कहा, ये वही मशीन है। लेकिन ये मशीन तो खराब हो गई थी। खराब नहीं जाम होगी, मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा दिया है, अब ये फिर से चलने लग गई है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो सीमा। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वो ले आते हैं और कल से काम शुरू करेंगे। किशन और सीमा दोनों बाजार जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीद ले आते हैं। अगले दिन सीमा स्वास्तिक बनाकर मशीन की पूजा करती है और वो दोनों अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। देखिए सही तो बना है ना? हाँ सीमा, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। किशन और सीमा पूरे दिन भर बहुत से कपड़े बनाते हैं। सीमा, मैंने इन सभी बर्तनों में रंग घोल दिए हैं। अब तुम मुझे बता दो कितने कपड़े कौन से रंग में रंगने हैं। किशन और सीमा मिलकर उन कपड़ों में रंग लगाकर उन्हें अच्छे से तैयार कर देते हैं। अरे सीमा, तुमने कितने समय पहले ये सब काम सीखा था और आज इन कपड़ों को वैसे ही बनाया है जैसे पिताजी ने सिखाया था। अब बातें बनाना छोड़िए, इन सारे कपड़ों की घड़ी करवा लीजिए, परसों मेले में भी कंधे जाने हैं। हाँ श्रीमती जी, आपका आदेश सिर नाखों पर। फिर वो दोनों लोग उन कपड़ों को अच्छे से घड़ी करके बोरी में भर देते हैं। मेले वाले दिन दोनों कपड़ों को लेकर चौक मैदान की ओर जाने लगते हैं। अरे ये दोनों भिखारी बोरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से तो मेरे घर नहीं आ रहे हैं अपना सामान रखने। थोड़ी देर तक माया उन पर नजर रखती है और देखते ही देखते वो दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे ये दोनों भिखारी कहाँ जा रहे हैं? आखिर इनका पीछा करना होगा। वैसे ये दोनों क्या लेकर जा रहे हैं? तभी एक सब्जी वाला माया के पीछे से निकलता है, जिस वजह से माया पूरी तरह से कीचड़ से गंदी हो जाती है। अरे ओ मूर्ख, तुझे इतनी बड़ी महिला खड़ी हुई नहीं दिखाई देती है क्या? अरे कहाँ गए, कहाँ चले गए वो दोनों? और इधर उधर देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर किशन और सीमा एक जगह पर दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे हाँ भाभी जी, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ये केवल 700 रुपए की है। क्या सिर्फ 700 रुपए की है और इतनी सुंदर साड़ी है? तो मुझे 4-5 दे दो। किशन और सीमा खुश होकर वो महिला जो जो साड़ियाँ मांगती है वो उन दोनों को खुशी खुशी दे देते हैं। माया चुपके से उन दोनों पर सुबह से नजर रखे हुई थी। अरे इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बड़े आए कपड़े व्यापारी बनने वाले, रुको, अभी तुम दोनों को रास्ते पर लाती हूँ। रात होने पर सीमा और किशन दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं ना, अभी इनकी हवा निकलती हूँ। अरे इन जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हो गया। चलो देखते हैं कौन है। अरे सीमा, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। ये देखिए, इस गाड़ी में कुछ है। उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि किशन के स्वर्गीय पिताजी श्री सोहन लाल की एक छोटी सी तस्वीर पड़ी हुई थी। वो दोनों उस व्यक्ति को अपने घर ले आते हैं और पूरी रात उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। भाई साहब, आप ठीक तो है?
हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रात में मुझे यहाँ ना लाते तो कुछ भी हो सकता था। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर पड़ती है। अरे ये तस्वीर यहाँ क्या है? ये मेरे स्वर्गीय पिताजी है। हमें आपकी गाड़ी में इनकी तस्वीर मिली थी। वैसे आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? आपकी इस दुर्दशा के पीछे मेरे पिताजी का हाथ है। मैं किस मुंह से माफी मांगू, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया साफ साफ बताइए, आखिर क्या बात है? मेरे पिताजी आपके पिताजी की फैक्ट्री में ही काम करते थे, लेकिन जलन के कारण उन्होंने और उनके एक मित्र ने फैक्ट्री में आग लगवा दी और फैक्ट्री पर पहले से ही 20 लाख रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी धन संपत्ति, खेत, सब कुछ बिक गया और आपके पिताजी को यहाँ आना पड़ा। लेकिन अब आपके पिताजी कहाँ है? वो एक दिन घर में थे और घर पर गैस का सिलेंडर फट गया और मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय में उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने आपके पिताजी के साथ जो किया था, भगवान ने उसी की सजा उन्हें दी थी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। और हाँ, आप मेरे साथ चली, मेरे पिताजी की वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, गांव छोड़ना होता तो कब का छोड़ देते। अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम था पिताजी को और मुझे भी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अब आप मेरे साथ शहर चलिए और वहां पर अपना काम शुरू कीजिए। मैं अपने पिताजी की तरफ से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप सच में प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो हमें धन संपत्ति की भूख नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। हमें गांव में ही कुछ छोटा सा कपड़ों का कारखाना और कुछ सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। हम उस पर काम करके अपने पिताजी का कारोबार द्वारा खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा कि किशन ने उससे कहा था। अब गांव में सीमा और किशन पूरी जोर से काम करने लगते हैं।